नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर आशीष डेंगरा जी से, जो कि विश्वविख्यात थायराइड, डायबिटीज और ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल सर, हम थायराइड पर करते हैं कि थायराइड है क्या? देखिए, थायराइड जो है वो एक हार्मोनल बीमारी है जी। हमारे शरीर में। गर्दन में नीचे की तरफ एक तितली के आकार का ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जी। तो यह इससे जो हार्मोन निकलते हैं T3 और T4, वो हमारे पूरे शरीर के लिए जरूरी होता है। जी जी। ये हमारे बालों के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, फर्टिलिटी के लिए, सारे फंक्शंस जो हमारे बॉडी के हैं उसमें कहीं ना कुछ रोल प्ले करता है। तो थायराइड की ग्रंथि में यदि अगर कोई खराबी आ जाए, जैसे कि अनुवांशिकता की वजह से, जैसे किसी माता पिता को है तो बच्चों में आ जाए, या कोई वायरल संक्रमण होता है तो उसके बाद थायराइड ग्रंथि में डैमेज होता है, जैसे थायराइडाइटिस कहते हैं, या फिर हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, तो आगे जाकर थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। या तो ग्लैंड से हार्मोन कम बन रहा है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और कभी कभी ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से अनुवांशिकता या कोई वायरल संक्रमण की वजह से थायराइड ग्लैंड में यदि कोई खराबी आती है तो उससे थायराइड की बीमारी हो सकती है। जी सर, खान पान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, थायराइड की बीमारी मैंने जैसे बताया आपको दो प्रकार की होती है। ज्यादातर कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें कि थायराइड की ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन कम बनता है। तो पहले मैं हाइपोथायराइडिज्म के खान पान के बारे में बताऊंगा आपको कि पत्ता गोभी मूली नहीं लेना चाहिए, सोयाबीन मूंगफली कम लेना है, और इसके साथ साथ बैंगन की सब्जी वगैरह बैंगन कम लेना है। तो जो अपना सोयाबीन बड़ी रहती है उसका जो आइटम है वो कम लेने हैं। अब हाइपरथायराइडिज्म की तरफ चलते हैं तो अपन को जैसे कि आयोडाइज, जैसे सी फूड है, डिब्बा बंद प्रोसेस्ड फूड है, इन सब चीजों से बचना है। तो हाइपरथायराइडिज्म में मेनली आयोडीन युक्त जो चीजें रहती हैं उनसे बचना है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सी फूड हो गया, फिश हो गई, और डब्बा बंद चीजें हो गई। तो मेनली ज्यादातर परहेज हाइपोथायराइडिज्म में होता है, हाइपर में इतना ज्यादा नहीं है। जी, ये बताइए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थायराइड और डायबिटीज? देखिए, डायबिटीज और थायराइड हम लोग कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। तो यदि किसी मरीज को डायबिटीज है तो उस मरीज को आगे जाकर थायराइड हो सकता है, क्योंकि उसमें भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है डायबिटीज, तो उससे थायराइड ग्लैंड की तरफ प्रति भी ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। ऐसे ही थायराइड के व्यक्ति को भी डायबिटीज होने की चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यह इसीलिए इन दोनों को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। ये बताइए कि प्रेगनेंसी में थायराइड के क्या इफेक्ट होते हैं, और क्या बच्चे पर भी इसका कोई असर होता है? जी बिल्कुल, थायराइड बीमारी जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों में और माता में दोनों में ये प्रॉब्लम दे सकती है। तो बच्चों में अगर गर्भ अवस्था में माता का थायराइड बढ़ा हुआ है, जैसे कि TSH, थायराइड की ग्रंथि से T3 T4 निकलता है और वो TSH को कंट्रोल करता है, जो कि हमारा पिट्यूटरी से, ब्रेन से निकलता है। तो TSH यदि बढ़ा है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो उसमें बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो सकते हैं, उनकी IQ लेवल कम हो सकता है, स्टिल बर्थ, बच्चा अंदर ही उसकी डेथ हो सकती है कभी कभी। इसके साथ साथ जो माता रहती है उनको भी BP होने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्ली प्रेगनेंसी, डिलीवरी हो सकती है, प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है। तो ऐसे बच्चे को और माता को, दोनों को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए थायराइड यदि किसी भी महिला को है तो उसे हर महीने अपना थायराइड की जांच करके उसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना है, और अपने डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलकर उनका इलाज लेकर बहुत आसानी से आप स्वस्थ बेबी को जन्म दे सकते हैं। जी, यानी थायराइड को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, प्रेगनेंसी में भी और वैसे भी, नॉर्मली भी। जी बिल्कुल। थायराइड प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, कंट्रोल के लिए मैंने आपको बताया कि यदि हाइपोथायराइडिज्म है तो रोज सुबह
एक गोली लेना है खाली जी। पेट में, आधा घंटा कुछ नहीं लेना है, जी। और आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज। वेट आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डोज थायराइड की गोली का ज्यादा लगेगा, क्योंकि बॉडी जी। वेट के हिसाब से दिया जाता है। जी। एक्सरसाइज करिए, और योगा, योगा से भी बहुत फायदा मिलता है, जैसे ब्राह्मणी है, गले को खींचने की जी। एक्सरसाइजेज हैं, सिंहासन या सिंहासन जी। है। जी। तो ये सब चीजें डेफिनेटली, एक्सरसाइज, डाइट, जैसे मैंने बताया आपको, ये सब चीजें आपको जरूर हेल्प करती हैं। ये बताइए कि जो एक बार गोली बंध जाती है कि भाई आपको इतने एमजी की गोली लेना है रोज, तो ये क्या डोज कभी कम भी होता है या सिर्फ बढ़ता ही है? आपने बिल्कुल जो क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं, डेली बंद जाती है, तो जी। वो हमारे को रोज सुनना पड़ता है कि सर ये गोली बंद कब होगी। जी बिल्कुल। तो हाइपोथायराइडिज्म मोस्टली तो जिंदगी भर की बीमारी है, जी। लेकिन कभी कभी जो सिर्फ प्रेगनेंसी के समय में होती है, जी। उसमें ऑटो इम्यूनिटी की वजह से प्रेगनेंसी के समय पेशेंट की जो बॉडी है उसके अगेंस्ट काम करने लगती है थायराइड ग्लैंड के एंटीबॉडीज। जी। तो यह हो सकता है कि टेम्पररी हो और बाद में ठीक भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को जिंदगी भर एक छोटी गोली सुबह खाली पेट में लेनी पड़ती है। जी। हाइपरथायराइडिज्म इसके विपरीत कई बार 2 से ढाई साल में ठीक हो जाता है, और इसकी गोली को खाली पेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट हमसे आके कहते हैं कि आपने गलत तरीका बता दिया। यह हाइपोथायराइडिज्म की गोली है जो सुबह खाली पेट में ली जाती है। हाइपरथायराइड की गोली भोजन के बाद भी ली जा सकती है। तो हाइपरथायराइडिज्म मोस्टली ठीक हो सकता है। हाइपर के अलावा विपरीत जो हाइपोथायराइडिज्म है वो मोस्टली मैक्सिमम पेशेंट्स को जिंदगी भर गोली लेनी पड़ती है। हाइपरथायराइडिज्म में आजकल एक नया इलाज आ गया है, रेडियो आयोडीन थेरेपी। तो यदि किसी पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज डायग्नोज होती है, जो कि थायराइड स्कैन से पता चल जाता है कि उसको कौन सी प्रकार की हाइपरथायराइड बीमारी है, यदि वह ग्रेव्स निकलती है तो रेडियो आयोडीन दवाई देकर हम उसको हमेशा के लिए उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये भी मेडिसिन ही दी जाती है या इसका कुछ और तरीका एक प्रकार का मेडिसिन है जो कि आयोडीन, रेडियो आयोडीन, जैसे हम एटॉमिक, वो उसमें रेज रहती हैं, तो जी। वो जी। जी। अलग से दिल्ली से बुलाना पड़ता है, तो उसको एक कैप्सूल के रूप में दिया जाता है, तो उससे जी। फिर धीरे धीरे पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म जड़ से ठीक हो जाता है। जी। ये बताइए कि अक्सर एक मन में सबके शंका होती है कि थायराइड की गोली लॉन्ग टाइम तक लेने पर किडनी पर इफेक्ट होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अभी रोज का ही हमारे क्लिनिक पे सवाल है। जी। पेशेंट गंदे पानी की फुल्की खाता है, होटल में खाना जी खा के बिल्कुल अपना पेट बिल्कुल। खराब करता है, वहां कुछ नहीं पूछता है, जी टिप दे के आता है। बिल्कुल। थायराइड की गोली खाने से किडनी कभी भी खराब नहीं होगी, बल्कि बचेगी। जी। तो कोई भी दवाई, एलोपैथिक दवाई हो, कोई भी दवाई हो, उसको लॉन्च करने से पहले रिसर्च की जाती है कि हर व्यक्ति के शरीर में कितना इसका मैक्सिमम डोज ह्यूमन बींग्स में दिया जा सकता है। तो वो डोज जो निर्धारित हो जाता है वो डॉक्टर को पता होता है, उससे 80% कम ही डोज देते हैं हम लोग। तो पहली चीज तो थायराइड की गोली खाने से किडनी बचेगी, खराब नहीं होगी। और कोई भी एलोपैथिक दवाई खाने से यदि वो उसकी मात्रा सीमित खाई जाए तो वो कभी भी डैमेज नहीं करती है। हाँ, जैसे पेशेंट्स हैं या फिर कोई भी जनरल पब्लिक है, दर्द की दवाई काउंटर से लेके खा लेते हैं रोज, या फिर कोई अपना कप सिरप पी लेते हैं पूरा जी। पूरा। तो जी जो भी चीज है, जैसे हमारे बड़ों ने सिखाया है, हर चीज की अति खराब होती है। बिल्कुल। ऐसे ही आपको पानी 5 लीटर पिला दूंगा तो आपको उल्टी होने लगेगी। तो कोई भी चीज की अति खराब होती है, तो इसीलिए निर्धारित डोज से 80 से 70% कम ही हम लोग डोज देते हैं, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। ये बताइए कि थायराइड की वजह से और भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी, थायराइड जो है बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि कंट्रोल है तो कोई दिक्कत नहीं जी। जाएगी। यदि अनकंट्रोल्ड है, आपने गोलियां नहीं खाई, तो आपको इवन हार्ट के आसपास पूरा पानी भर सकता है, जिसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। 12 साल का एक बालक था, पूरा सूज के आया था, गोलियां वोलियां खाना बंद कर दिया था, और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हार्ट के आसपास पूरा इको किया गया तो पानी निकला। तो उसको लाइटली मत लीजिए, ये आपको हार्ट को प्रॉब्लम दे सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, आपके पूरे बॉडी को सुस्त कर देता है। जैसे कि थायराइड के लक्षण आपको बता दूं कि इसमें आपको सुस्ती, कमजोरी, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन, और इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म अनियमित हो जाता है महिलाओं में, और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। जी। तो ये तो हो गई थायराइड की बात, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ होती क्यों है? क्या ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है? जी, ये भी बहुत कॉमन सवाल है कि जी। डायबिटीज
मीठा खाने से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 मोस्टली अनुवांशिकता की वजह से होती है, जैसे माता पिता को है या फिर उनके घर में दादा दादी को है, तो आपको जायदाद के साथ डायबिटीज फ्री। तो इसीलिए आपको बोलते हैं यदि किसी को घर में डायबिटीज है तो 35 साल के ऊपर आपको हर वर्ष शुगर चेक करानी है, आपका वजन बढ़ना नहीं चाहिए, खान पान आपको नियमित रखना है, एक्सरसाइज करना है। दूसरा होता है टाइप 1 जो कि वायरल संक्रमण होता है बच्चों में, जैसे सर्दी खांसी बुखार, और उसके बाद उनके शरीर में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से एंटीबॉडी बन जाती है जो उनके पैनक्रियास के बीटा सेल को डैमेज कर देती है और उनमें पूर्णतः 100% इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो बच्चों में जिनको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं उसमें जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। तो आप और आपके आसपास जितने भी पड़ोसियों के यहाँ या मोहल्ले में किसी भी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसका इंसुलिन एक दिन भी बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसका जीवन खतरे में आ जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज वालों में 50 से 60% इंसुलिन बंद होता है बनना, इसीलिए उनको दवाइयों पर 10 से 15 साल आराम से उनका जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर वो एक्सरसाइज और डाइट मेंटेन करके चलते हैं। अगर वो खान पान में और डाइट एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते तो उनको भी आगे जाकर इंसुलिन लेना पड़ सकता है। जी, तो जैसा भी आपने बताया कि जो टाइप 1 है उसमें वो क्या सिर्फ बच्चों में ही होती है? नहीं, अभी अपना मेनली बच्चों में पाई जाती है, लेकिन आज हमारे यहाँ 15 साल 16 साल से लेकर 24-25 साल तक लोग आ रहे हैं जिनमें की टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हो रहा है, जो कि हम लोग सी पेप्टाइड लेवल से चेक करते हैं और कीटोन बॉडीज जो बनती है उससे पता चलता है कि ये टाइप 1 की तरफ जा रहे हैं। जी, ये बताइए कि डायबिटीज के पेशेंट को क्या हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, और अगर हाँ तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, यदि हम भारत में रह रहे हैं तो हमारा जीन्स में डायबिटीज होने की आशंका बहुत तेजी से बढ़ती है। इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग एशियन फिनोटाइप में आते हैं। एशियन फिनोटाइप मतलब कि आप पतले तो दिखोगे लेकिन फिर भी अंदर से आपको कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी मिलेगी, शुगर की गड़बड़ी मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल जैसे कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलेगा, एलडीएल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है अंदर से, उसको भी हमको लड़ना है, और साथ साथ जो हमारा एनवायरमेंट है, क्योंकि आजकल बहुत इजीली एक बटन पे आपको सारी जंक फूड घर में उपलब्ध हो रहा है। तो डायबिटीज यदि किसी को है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम होने की आशंका 2 से 3 गुना नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा होती है। हार्ट के साथ साथ किडनी की, आंखों की, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, पैरों की नसों की। तो डायबिटीज एक मीठा जहर है, इसीलिए सर से लेकर पैर तक आपको घुन की तरह खराब कर सकता है। इसीलिए नॉर्मल शुगर आपकी खाली पेट 70 से 100 के बीच होनी चाहिए और भरे पेट 100 से 140 के बीच। यदि आपको डायबिटीज है तो भरे पेट की शुगर 180 के नीचे रखना ही है ताकि दुष्परिणाम से बचा जा सके। जी, शायद इसीलिए इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। जी, ये बताइए सर कि डायबिटीज में उन पेशेंट को जो जिनकी शुगर कंट्रोल है तो उन्हें बिल्कुल शुगर बंद कर देनी चाहिए या थोड़ी लेनी ही चाहिए? देखिए, आपको यदि डायबिटीज है और कंट्रोल्ड है तो आप आधा चम्मच शुगर पूरे दिन में किसी भी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए, अन्ना हजारे जी 14 दिन उपवास में रहे, कैसे रहे? हमारे लीवर में 24 घंटा शुगर बनती है, तो 14 दिन के लिए जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है वो हमको शुगर देता रहता है। तो पेशेंट आता है, बोलता हमने तो कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, फिर भी हमारी शुगर 340 है। तो आपके शरीर में शुगर की पर्याप्त मात्रा भगवान ने फैक्ट्री लगाई है लीवर में। बाहर से शुगर आपको जरूरत है तो आधा चम्मच पर डे लीजिए, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी एनर्जी लेवल तगड़ी रहेगी। तो मीठा एक जहर ही है, तो आप मीठे से दूर रहिए। जी, तो ये तो हो गई डायबिटिक पेशेंट की बात, लेकिन नॉर्मली हमें दिन भर में लगभग कितनी शुगर लेनी चाहिए? जी, आपको पूरे दिन में 1 से 2 चम्मच बहुत ज्यादा है। ओवरऑल दिन भर में 1 से 2 चम्मच। ओके, ये बताइए कि शुगर बढ़ने और कम होने पर बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है? सिम्टम्स क्या है? जैसे किसी को नहीं पता कि उसे शुगर है, उसे अचानक कोई कुछ होता है तो कैसे देखिए, लो शुगर बहुत खतरनाक होती है, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। हाइपोग्लाइसीमिया, यदि लो शुगर होती है तो आपको लक्षण हो सकते हैं चक्कर, पसीना, घबराहट, बहुत तेज भूख लगना, हाथ पैर में कपकपी, ऐसे लगेगा कि शरीर में जान नहीं है, पसीने पसीने आ रहे हैं, धड़कन बहुत तेज हो गई, तो यह लो शुगर के संकेत हैं। उस समय आपको तुरंत 2 चम्मच ग्लूकोज पाउडर या 2 चम्मच चीनी पानी में घोल के पीना है। कोई भी पतली चीज है वो लेना है, क्योंकि
जो भी ठोस चीज लेंगे वो काम करेगी लेट, जी, तो टाइम लेगी। यदि आपकी शुगर 50 से कम है, 60 से कम है, तो तुरंत 2 चम्मच शक्कर या ग्लूकोन डी आप घोल के उसको पानी में पीजिए, फिर पार्ले जी के 3-4 बिस्किट मीठे ले लीजिए और खाना खा लीजिए। जी। तो इस पे मैं आपको एक बताऊंगा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि इससे मरीजों के 50 से 60 हजार रुपए बच सकते हैं। लो शुगर का सिम्टम अगर पता है तो घर में ही मरीज को ठीक किया जा सकता है, नहीं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, बेहोशी की हालत में एडमिट होगा, तो सीटी स्कैन होगा, आईसीयू में एडमिट होगा। तो ऐसे करके, तो यदि आपने, हम लोग के यहाँ तो सबको एजुकेट किया जाता है, जैसे ही ट्रीटमेंट के बाद हाइपोग्लाइसीमिया पूरा सिखाया जाता है। इस पे मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। एक पेशेंट का फोन आया, डॉक्टर साहब अम्मा बेहोश हो गई है, एम्बुलेंस भेजिए। तो मैंने कहा हुआ क्या है? बोले पता नहीं, बात नहीं कर रही है। तो मैंने बोला आप शुगर चेक करिए, तो बोले 32। तो मैंने उसको बोला कि शक्कर का गाढ़ा घोल बनाओ और जबान और दांत के बीच में रगड़ते जाओ, क्योंकि कोई भी मरीज बेहोश है तो उसको मुंह से सॉरी पानी वगैरह नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो लंग्स में चला जाता है। तो उसको मैंने जो बताया ट्रीटमेंट उसने 5 मिनट बाद फोन किया, डॉक्टर साहब लियो अम्मा से बात करिए। अच्छा, तो इतना उसकी घबराहट हो रही थी जो कि एम्बुलेंस भेजिए, पेशेंट बिल्कुल घर में ही ठीक हो गया। तो फिर बाद में उनका डोज एडजस्ट करना पड़ता है, किडनी चेक करना पड़ता है कि शुगर क्यों लो हो रही है। जी बिल्कुल। अक्सर सुनने में आया है, लोग, मैंने देखा है कि लोग अपने पास चॉकलेट रखते हैं। चॉकलेट नहीं रखना चाहिए। वो पतली चूसने वाली जो गोलियां हैं, ऑरेंज की कैंडीज हैं, वो जल्दी काम करेंगी। चॉकलेट में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो पहले एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाएगा। तो कभी भी डेयरी मिल्क या चॉकलेट जो है मोटी वाली वो नहीं रखनी है, अपने को चूसने वाली गोलियां रखनी है जो तुरंत एब्जॉर्ब होती है। जी जी जी। अक्सर डायबिटिक पेशेंट को घाव देर से भरते हैं, तो उसकी वजह क्या है? या तो फिर एक लंबे समय बाद उनका काटना ही पड़ता है हाथ या पैर, जो भी जिसमें प्रॉब्लम है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज में आपकी जो धमनियां हैं, वो ब्लड वेसल्स जो है वो खराब होने लगती हैं, और इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीडेटिव रिएजेंट बनने लगते हैं। तो यदि कोई घाव है तो उसको भरने में टाइम लगता है, क्योंकि डायबिटीज जैसे बढ़ी हुई है तो कीटाणुओं के लिए पार्टी है, उनकी ग्रोथ तेजी से होती है। तो जैसे महिलाओं में डायग्नोज होती है कई बार कि पेशाब के रास्ते में खुजली हो रही है, तो वह डॉक्टर जो बोलती है कि जाके पहले शुगर चेक करा के आओ, क्योंकि वहां फंगस की ग्रोथ होने लगती है अपने आप, क्योंकि शुगर बढ़ी है। तो कीटाणुओं के लिए हाई शुगर ग्रोथ मीडियम का रोल प्ले करता है, तो इसीलिए आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, बैक्टीरिया के लिए मतलब ग्रोथ इजी हो जाती है, इसीलिए घाव बहुत धीरे से बढ़ता है। पैर काटने की बात आती है, तो यदि जो लोग निग्लेक्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी डेली पेशेंट आते हैं कि घाव है, हम बोलते हैं अब भी एडमिट हो जाइए तो ठीक हो जाओगे, नहीं, उनको पहले निग्लेक्ट करना है, पट्टी करते रहना है घर में, फिर जब पूरा घाव खराब हो जाएगा फिर आके बोलेंगे कि अब हमारा इलाज कर दीजिए। तो मेरा ये संदेश है, कोई भी व्यक्ति यदि आपके घर में डायबिटिक है और उसको छोटा सा भी घाव हुआ है, तुरंत जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन डायबिटीज के, उनसे मिलकर इलाज कराइए, घर में ही ठीक हो जाएगा। ये रोज हम लोग झेलते हैं कि पेशेंट लेट आता है भर्ती करके, फिर उनकी एक आध उंगली काटनी पड़ जाती है। जी, ये बताइए कि डायबिटीज की इनिशियल लक्षण क्या है और इसके दुष्परिणाम और इलाज? देखिए, डायबिटीज क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मतलब कि इसमें शुगर नॉर्मल से हाई हो जाए तो उसे डायबिटीज कहते हैं। नॉर्मल शुगर एक नॉर्मल व्यक्ति की 70 से 100 खाली पेट होनी चाहिए, भरे पेट 100 से 140 के बीच। यदि यह शुगर खाली पेट 120 के ऊपर हो जाए या फिर भरे पेट की शुगर 200 के ऊपर हो जाए तो उसे डायबिटीज कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक डायग्नोज हो गया है तो उसे गोलियां खाते खाते या इंसुलिन लग रहा है तो खाली पेट की शुगर 120 के नीचे रखनी ही है और भरे पेट की शुगर 180 के नीचे रखनी है, ताकि आगे के दुष्परिणाम ना हो सके। दुष्परिणाम में सर से लेकर पैर तक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्रेन में आपको लकवा आघात हो सकता है, आंखों में अंधत्व रेटिनोपैथी हो सकती है, बाल तेजी से झड़ते हैं, बालों में खुजली हो सकती है, शरीर में खुजली हो सकती है, गले में आपको इन्फेक्शन टीबी हो सकता है, छाती में टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, हृदय में आपको, जैसे पता ही है कि हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं डायबिटीज व्यक्तियों में, या फिर उसकी गति कम हो सकती है पल्स की। पेट में आपको अक्सर पेशेंट मिलेगा डायबिटीज का कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन, तो पेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। गुर्दे, किडनी की बीमारी आज का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है डायबिटीज। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में। लेकिन मेरा एक संदेश है, कई पेशेंट आते हैं क्योंकि पेपर में पढ़ लेते हैं कि भाई डायबिटीज हो गई तो आपको नपुंसकता हो जाएगी, तो उनको बेचारों को पहले दूसरे दिन से ही लगने लगता है।
तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। तो बिल्कुल। आपको यदि शुगर बहुत लंबे समय तक 200 के ऊपर बढ़ी हुई है तभी आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, पहले दूसरे तीसरे दिन या महीनों सालों में नहीं होगा। इसीलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये साइकोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम होती है शुरू में, लेकिन यदि शुगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे आते हैं पैरों में, पैरों की नसों में शून्यता हो जाती है, इसीलिए पेशेंट को घाव हो जाते हैं और धीरे धीरे वह गैंग्रीन में बदल सकते हैं क्योंकि उसकी ब्लड फ्लो भी कम हो जाती है। तो सर से लेकर पैर तक ये धीमा जहर, इसीलिए इसको कहते हैं। बचने का बहुत आसान तरीका है। आप यदि डायबिटिक हैं तो एक फॉर्मूला देता हूं अचूक आपको, डॉक्टर डेंगराज फॉर्मूला, EDM अपनाओ, डायबिटीज पर नियंत्रण पाओ। E फॉर एक्सरसाइज, डेली आप आधा घंटा पैदल चलिए, एक्सरसाइज करिए, जुम्बा करिए, जॉगिंग करिए, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, जो आपको पसंद है वो करिए। दूसरा E से आता है एक्सक्लूजन, अपने जीवन से सिगरेट, शराब, तंबाकू को दूर रखिए। D से डाइट, संतुलित भोजन लीजिए, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट वाला, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, फल लीजिए, सलाद लीजिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर, शहद, गुड़, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट, ये सब चीजें, चावल, इनसे दूर रहिए। फिर फैट की चीजें आप शुद्ध घी डेली आधा चम्मच ले सकते हैं। ऑयल जो है बदल बदल के लीजिए, कभी सोयाबीन ऑयल लीजिए, कभी ग्राउंडनट ऑयल लीजिए, शुद्ध घी लीजिए, ऐसे बदल के आप तेल ले सकते हैं। और इसके बाद आती है बात आपकी प्रोटीन की। तो यदि आप वेजिटेरियन हैं तो दालें जरूर लीजिए डेली, अंडे का सफेद भाग ले सकते हैं डेली, दो अंडे का सफेद भाग। चिकन, फिश आप हफ्ते में 2 बार उबला हुआ ले सकते हैं। मटन से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि रेड मीट होता है तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फल, जो कि बहुत पेशेंट पूछते हैं कि सर हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और था। सबसे पहले आता है कि तराजू कैसे रखें हम घर में। डाइटिशियन बोलती 50 ग्राम ये खाना है, 25 ग्राम ये खाना है। कुछ नहीं करना है, आप ऐसे हथेली से भिखारी बन जाइए, भिखारी जैसे आप इसको बनाइए फिस्ट को, तो ये आपका तराजू है। तो आपके 5 से 6 पीस पपीते के आएंगे, 1/4 एप्पल आएगा, और जो भी फल आप, संतरे की 5-6 कली। अब फल कौन से नहीं लेने हैं? चीकू, सीताफल, केला, आम, यह बिल्कुल नहीं लेना है। चीकू, सीताफल, केला, आम, क्योंकि ये बहुत तेजी से शुगर बढ़ाते हैं। केला कभी लेना है तो 1/4 ले सकते हैं। बाकी जो फल है, पपीता, सेब, संतरा और नाशपाती, ये सब आप एवरेज साइज का ले सकते हैं। तो डायबिटीज में डी से हो गया डाइट। अब बात आती है कि एम, EDM। एम से आपको मेडिटेशन करना है डेली, क्योंकि हमारी डायबिटीज का स्तर स्ट्रेस से और बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा और बढ़ जाती है। यदि आप 5 से 7 मिनट अपने प्रभु को ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करिए, जो भी आपको पसंद है, आप देखिए कितना जीवन में आपके चेंजेस आते हैं। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपकी शुगर नियंत्रण होने लगेगी, बीपी नियंत्रण होने लगेगा। आखिरी में एम से आती है मेडिसिन, जो कि आज की जनता सबसे पहले बोलती है डॉक्टर साहब हमें दवाई लिख दो। पहले EDM तो हमको समझ में नहीं आया ना, हमारे पास टाइम है, मोबाइल के लिए पूरा टाइम है, 50 मिनट से 1 घंटा रोज अपन वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन E और D और M के लिए टाइम नहीं है। तो आपको निकालना पड़ेगा। आपके बाथरूम में एक स्टिकर लगाइए कि EDM, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, चलो भाई 10 मिनट घूम के आते हैं। D डाइट, मैंने कल समोसा खा लिया, अब 1 हफ्ता नहीं खाना है। M मेडिटेशन नहीं किया, चलो रात में मैं दुकान से आके 5 मिनट ध्यान में बैठूंगा। अगर डायबिटीज आपको हो चुकी है तो मेडिसिन तो लेना ही है। तो EDM फॉर्मूला यदि आप अपनाते हैं तो कोई भी बीमारी से बच सकते हैं, और यदि हो गई है तो उसको नियंत्रण में रखकर स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि दादी नानी के नुस्खे कितने कारगर? बहुत ज्यादा। मैं तो हमेशा उसको फेवर करता हूँ कि जैसे पेशेंट आता है, बोलता है मुझे सर्दी हो रही है, तो मैं बोलता हूँ हल्दी वाला दूध पियो। दर्द हो रहा है तो मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज में कुछ आसन करो। तो मैं मतलब आयुर्वेद को भी मानता हूँ, एलोपैथ को भी मानता हूँ, नानी नाने के नुस्खे को तो बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो यदि कोई चीजें हैं, जैसे करेले का जूस पेशेंट बोलता है पी रहे हैं, मेथी के दाने फुला के, तो कभी भी मना नहीं करना है, दैट इज नेचुरल थिंग। तो वो अपन ले सकते हैं, साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, तो ये बताइए मुझे कि ये तो हो गई डायबिटीज की बात। अब हम थोड़ा सा ओबेसिटी की तरफ चलते हैं। तो ओबेसिटी होने पर किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, और पेशेंट अधिक खाने लगता है तो क्या भूख कंट्रोल नहीं होती है, वो समझ नहीं पाता, क्या प्रॉब्लम? देखिए, ओबेसिटी में हमारे शरीर में विपरीत हार्मोन निकलने लगते हैं।
एक होता है हार्मोन ग्रेलिन, एक होता है लेप्टिन। तो ये दोनों का बैलेंस यदि रहता है तो हमारा खाना खाने की जो तीव्रता है वो बैलेंस में रहती है। यदि कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है और हम उसको कहते हैं कि खाना कम खाओ जी लेकिन वो हार्मोन उसको करने नहीं देता है, जी उल्टा वो और उसको ज्यादा लगता है कि हम खाएं। जी तो यह बैलेंस हमको बनाना है कि उसको डाइट कैसी दें, उसको फुलनेस फील होए, ब्रेन को सिग्नल जाए कि भैया इसने खा लिया है। सेटिस्फेक्शन, हाँ जी। तो पहले तो आपका क्वेश्चन था कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसमें भी आपको सर से लेकर पैर तक प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन वही लकवा लग सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल व्यक्ति का बॉडी वेट है वो जोड़ों के लिए कितना बना है जितनी आपकी नॉर्मल बॉडी है। यदि उसका वेट डबल हो जाए तो वो झेल नहीं पाएंगी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, जोड़ों में नीचे पैरों में एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो कुल मिला के ओबेसिटी से उसको फैटी लीवर, लीवर भी खराब होने लगता है, डायबिटीज तो हो ही जाती है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो फिर से वही है कि पूरा शरीर जकड़ लेगा। तो आपको बहुत आसान से उसको बताना है कि पहले आप, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जादूगरी के साथ बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। पहले आप 5 से 10 मिनट वॉकिंग शुरू करिए, अगले हफ्ते से 20 मिनट, उसके तीसरे हफ्ते से आधा घंटा। आपको भूख लगे तो चना खाइए, सलाद खाइए, और जंक फूड की क्रेविंग हो रही है तो आप माइंड डाइवर्ट करिए, म्यूजिक सुनिए। ऐसा होता है, जैसे तंबाकू खाने वाले को भी हम लोग बोलते हैं कि इलायची चबा लो। तो ऐसा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही तो आप सोचो कि मैं उठ के जा रहा हूं, बट आप सोचिए कि मेरे कोई फोन आ गया है या कुछ आ गया, माइंड डाइवर्ट कर लीजिए, तो आपको वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। जी, यानी कि सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जरूरी है। जी बिल्कुल। ये भी बताइए कि ओबेसिटी का इलाज क्या है? क्या सिर्फ सर्जरी है या उसे किसी तरह और भी ठीक किया जा सकता नहीं नहीं, सर्जरी ही एक कोई इलाज नहीं है। मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने एक बिटिया आई थी तो उसको बोला कि आप ये फॉलो करिए, डाइट एक्सरसाइज ईडीएम जो हमारा फॉर्मूला है, है? जी और वो थायराइड से ग्रसित थी और बहुत मोटी हो गई थी। तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि तुम 6 महीने बाद मेरे पास करीना कपूर बन के आओगी, तो उसने दिल पे ले लिया। जी और वाकई में वो जब मेरे पास आई तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, एंड शी लॉस्ट 30 kg वेट। ओ तो और इवन लाइव एग्जांपल मेरी वाइफ है, उन्होंने अभी 25 kg वेट लॉस किया है विथ एक्सरसाइज जी एंड माइल्ड डाइट कंट्रोल। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो आप में अगर दृढ़ इच्छा है तो आप डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सर्जरी लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए जिनका बीएमआई 40 के ऊपर है। मतलब बीएमआई क्या होता है? हाइट और वेट का प्रमाण। तो हाइट और वेट से जो हमको बीएमआई निकलता है उस पे अगर 40 के ऊपर आता है तो ही सर्जरी इंडिकेटेड है, वरना सर्जरी से हमको बच के पहले डाइट एक्सरसाइज से हमको कंट्रोल करके देखना चाहिए। लास्ट ऑप्शन हमको सर्जरी रखना चाहिए। जी। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, बहुत आसान सा मैसेज है। ये सारी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, जी थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो ये क्यों बढ़ रही हैं? ये बढ़ रही है हमारे तनाव की वजह से, हमारी बिल्कुल निष्क्रियता की वजह से। हमें आज लाइट चालू करने के लिए, पंखा चालू करने के लिए भी रिमोट मिल गया है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। आपने बोला दादा दानी के नुस्खे, वो जी बिल्कुल सही है। आप ऑफिस आते हैं तो आधा किलोमीटर दूर पार्किंग करिए अपनी गाड़ी और उतना वॉकिंग करिए। तो निष्क्रियता को दूर करना है, स्ट्रेस लेवल को दूर करना है। अब पेशेंट आता है बोलता है अरे हम सर बोर हो जाते हैं, वही वही काम, हमारे बॉस की डांट, ये वो। तो मैंने कहा भाई हमारा काम भी वही है, रोज शुगर थायराइड सुनना। उसको एंजॉय करिए। आप ऐसे सोचिए कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं, आप ऐसे सोचिए कि आप अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहे हैं। यू एंजॉय योर वर्क, तो कभी भी वो आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो सिंपल सी चीज है, जिस कारण से ये बीमारियां बढ़ रही हैं, तो स्ट्रेस को दूर रखिए, निष्क्रियता को दूर रखिए, खान पान जो है जंक फूड, डिब्बा बंद चीजें, और जो कि फ्रिजी ड्रिंक्स है उनसे दूर रहना है। तो आपको, यंग जनरेशन को मैं बता रहा हूं कि आसानी से आप जो खाना मंगा रहे हैं, रात को 4-4 बजे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जी तो ये हमारे भारत देश को बहुत गलत दिशा में ले जा रहा है। तो आप सबसे ये हमारा मैसेज है आज कि अपना खाना रात का 10 से पहले ले लीजिए, और रात को जो आधी रात को आप लोग खाना मंगा रहे हैं वो बहुत गलत है। जंक फूड से दूर रहिए। महीने में एक आध बार आप टेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा है तो हफ्ते में एक बार लीजिए। इसके साथ आप एक्सरसाइज कर लीजिए, कैलोरी बर्न कर लीजिए। लेकिन आज हो ये रहा है कि 6 दिन बाहर का खाना खा रहे हैं, एक दिन घर का खाना खा रहे हैं जी बच्चे लोग। तो ये संदेश हमें यंग जनरेशन को देना है कि ये हमारे लिए घातक है। बिल्कुल। थैंक यू।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारी इतनी सारी क्यूरीज को आपने सॉर्ट आउट किया है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर आशीष टेंगरा जी से, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें थायराइड, ओबेसिटी और डायबिटीज़ के बारे में। तो ये क्योंकि एक आम समस्याएं हो चुकी हैं, हर दूसरे व्यक्ति को इनमें से कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें आज मिली है। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।